हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखो, आज काफ़ी दिनों बाद बोर्ड से अपने नोट्स पर आ गए हैं दोबारा। तो कारण उसका ये है बच्चों कि आज की जो वीडियो है वो अपने जो इस नोट्स पर समझने जा रहे हैं तो वो टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। आगे 4-5 वीडियो इसी टॉपिक की हैं, तो वो क्या है कि सारी आपकी नोट्स पर ही बनेंगी। तो देखो क्या है कि अपने पार्ट नंबर 18 है आज, गैल्वेनोमीटर एंड इट्स टाइप्स, पहला टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में इसमें अपने पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ठीक है। तो दो टॉपिक अपने इसमें करेंगे। तो क्या है, दोनों ही टॉपिक क्या है आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, अपना टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन ये क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है कि एन गैल्वेनोमीटर सॉरी ए गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट और इट्स डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि इसको अपने करंट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। करंट अपने करंट को मेजर नहीं करता, ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। बस इतना बता देता है कि करंट ज्यादा या कम है, लेकिन है कितना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो अपने को ये नहीं बता पाता, ठीक है। तो अपने को करंट की अमाउंट बता देता है कि कम करंट फ्लो हो रहा है या ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। और दूसरा कि करंट की डायरेक्शन को बता देता है, लेकिन करंट को मेजर नहीं करता। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्टीट्यूट है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्टीट्यूट क्या। तो अब इसका प्रिंसिपल आता है सबसे पहले, और यही सबसे मेन है। छोटे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल आप बताओ भाई, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इफ एनी रेक्टेंगुलर कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड then on flowing some current in the coil it will rotate due to torque developed in it। यानी कि जब अपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल में, इससे जस्ट पीछे वाला टॉपिक आपने पढ़ा है, करंट फ्लो उसमें करवाते हैं तो क्या होता है, वो उस पर क्या लगता है, एक टॉर्क काम करता है। उस पर फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन एक फोर्स का कपल उस पर क्या ऐसे वर्क करता है कि वो क्या होती है, कॉइल रोटेट होती है। और टॉर्क क्या होता है उसमें डेवलप होता है। दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। यानी ये जो टॉर्क होता है ये उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आपने फॉर्मूला निकाला था ना, एन आई ए बी साइन थीटा, तो उसी से टो इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। मैंने तभी आपको कहा था पिछला टॉपिक आपको पता होना चाहिए, फिर आप इसको कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर जो रेक्टेंगुलर कॉइल वाला है वही है कि एक कॉइल को जब अपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है, और इस टॉर्क को ही अपने क्या करते हैं, जो ये टॉर्क होता है वो ही क्या करता है, कॉइल को रोटेट करने का वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे आगे वो है टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के टाइप, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है वो दो टाइप का होता है। पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हेयर वी विल स्टडी ओनली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अपने जो सिलेबस में है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। यानी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, इसके आगे फिर से दो टाइप होते हैं। पहले दो टाइप तो गैल्वेनोमीटर के होते हैं, अब मूविंग कॉइल के आगे दो पार्ट हैं। पहला है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है पिवोटेड या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जो अपनी लैब में यूज होता है वो ये वाला पिवोटेड होता है, लेकिन अपने को पढ़ने दोनों ही पड़ेंगे। यहाँ पर दोनों की वर्किंग सेम है, जो इनका प्रिंसिपल है वो सेम है, बस कंस्ट्रक्शन है ना, जो इनकी बनावट है, बने हुए जैसे होते हैं ये, उसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के टाइप वगैरह आप सबने पढ़ लेने हैं कि क्या होता है इसमें। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या होता है कि इट्स कंस्ट्रक्शन is shown in figure in which a rectangular coil is shown on which insulated copper wires are wounded। यानी कि जो ये गैल्वेनोमीटर है इसकी कंस्ट्रक्शन आपको इस डायग्राम में दिखा रखी है। इसकी रियल कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है एक्चुअल में, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा एक डायग्राम के थ्रू। नेट से मैंने फोटो ली थी वो। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अपने एक क्या करते हैं, ऐसे ना
फ्रेम ले लेते हैं, फ्रेम क्या एल्यूमिनियम का अपने एक टुकड़ा ले लेते हैं जो क्या होता है, बेलनाकार होता है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं उस बेलनाकार को, इंग्लिश नाम मेरे मन से निकल गया, तो आप समझ आना इसको क्या होता है। तो एक क्या करते हैं, अपने टुकड़ा लेते हैं, इस पर एक स्मॉल पीस लेते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, सॉरी, ठीक है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल के ऊपर अपने क्या कर देते हैं, इस कॉपर वायर को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं, मतलब लपेट देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक कॉइल बन जाती है, ठीक है। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड ऑन टॉरिजन हेड स्क्रू बाय ए थिन वायर ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज विच इज कनेक्टेड टू ए टर्मिनल T1। अब देखो क्या है कि अब ये जो कॉइल होती है, इसके ये वाला एंड है, जो ये एंड क्या है, एक वायर के थ्रू अपने इसको ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर एक नट लगा होता है, इसको अपने टॉरिजन हेड बोल देते हैं, ये स्क्रू ही होता है, इसको टॉरिजन हेड बोल देते हैं। और ये टॉरिजन जो हेड होता है, मतलब इससे क्या होता है, ये वाली तार बंधी हुई होती है, तो इसका आगे वाला पार्ट क्या है, आगे एक टर्मिनल T1 से कनेक्टेड होता है। अब ये जो वायर होती है ना, ये स्पेशल क्वालिटी की होती है, इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या है, एक मिक्स मेटल है, एलॉय है एक तरह का, तो उसकी ये वायर बनी हुई होती है। अब यही वायर इसमें क्यों यूज में लेते हैं, ये जो नीचे वायर है ना, ये भी क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की है, और जो ये स्प्रिंग लगा है यहाँ पर, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज का है, मतलब फॉस्फर ब्रॉन्ज के बीच इसको जकड़ देते हैं अपने जो कॉइल होती है। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक बहुत होती है। इलास्टिक मतलब अगर इस पे फोर्स लगता है या इसको रोटेट करते हैं वायर को, तो ये जल्दी से टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, जल्दी से। तो इस कारण अपने फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर इसमें काम में लेते हैं, ठीक है। और वायर के थ्रू अपने इसको क्या कर देते हैं, यहां पर सस्पेंड मतलब लटका देते हैं, सस्पेंड करना लटका देना होता है। जैसे आपने सस्पेंड वर्ड बहुत सुना होगा कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंड ऐसे नहीं होता भी उसको नौकरी से हटा ही देते हैं, उसको नौकरी से एक बार यानी कि उसकी ड्यूटी से हटा देते हैं, लेकिन वो नौकरी से नहीं हटता। तो जो बंदा होता है वो ना तो नौकरी पर होता है, ना ही नौकरी से उतरा हुआ होता है, बीच वाली स्थिति होती है उसकी, लटका हुआ होता है वो, ठीक है, सस्पेंड होता है, उसको सस्पेंड बोल देते हैं अपने। समझ आई इतनी बात। तो नीचे क्या है, नीचे इसके क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग का जो लास्ट पार्ट है वो आगे एक टर्मिनल T2 से लगा होता है। अब जो ये टर्मिनल होते हैं, इनका काम ये होता है कि जब भी अपने इस गैल्वेनोमीटर को किस सर्किट में कनेक्ट करना होता है, तो एक वायर यहां से लगाते हैं और एक वायर यहां पर लगाते हैं, ठीक है। ऐसे दो वायर्स लगा के इसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। अब और क्या क्या चीजें होती है इसमें, दो क्या होते हैं, मैग्नेट रखे होते हैं, और वो मैग्नेट इस टाइप से होते हैं, ठीक है, इस टाइप से राउंडेड शेप में होते हैं, कनकेव होते हैं ये वाले, ठीक है, इसको कनकेव शेप बोल देते हैं, मतलब ऐसे रोटेटेड मैग्नेट होते हैं, इसको हॉर्स शू टाइप मैग्नेट भी बोल देते हैं। तो ये N और S दो मैग्नेट होते हैं, एक का N होता है, एक का S। अब इसका यूज किसके लिए होता है, क्योंकि आपको देखो, आपने कॉइल तो रख दी यहाँ पर बीच में, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं बच्चों, यहां पर दो मैग्नेट्स का यूज करते हैं, जो यहां पर इसके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और जब अपने इस कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये कॉइल क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है, तो रोटेट होती है। और एक चीज और है यहां पर, कि यहां पर जो अपने एल्यूमिनियम का कवर लिया था, इसके अंदर ना अपने एक आयरन का छोटा सा पीस रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन का। अब सॉफ्ट आयरन एक आयरन का स्पेशल टाइप है, इसका यूज क्या होता है कि ये वाला जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये एक तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, ठीक है, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज करता है, और इसकी एक सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। सेंसिटिविटी अभी आगे आएगी, सेंसिटिविटी होती क्या है। तो नेक्स्ट देखो, टर्मिनल T1 यहां तक पढ़ लिया था। एट द एंड ऑफ दिस थिन वायर ए लाइट मिरर इज अटैच्ड विच रोटेट्स ऑन सस्पेंडेड वायर। एक ना मिरर लगा होता है यहाँ पर ऊपर, और ये मिरर ही क्या करता है, यहाँ पर जो क्या है, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर देखा होगा, उसमें एक पॉइंटर लगा होता है, सुई लगी होती है, ठीक है, पॉइंटर, वो ऐसे ऐसे हिलती है, तो उस पॉइंटर का काम ही ये मिरर करता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें पॉइंटर नहीं लगा होता है, इसमें मिरर लगा होता है। और डिफ्लेक्शन ऑफ दिस मिरर इज मेजर्ड बाय लैंप स्केल मेथड, और लैंप स्केल मेथड से अपने इस मिरर का डिफ्लेक्शन निकालते हैं, ठीक है। लैंप स्केल मेथड एक क्या है, एक मेथड है। अब देखो, आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये सब कुछ है क्या सर, तो आप इसमें देख लो, डायग्राम में देखो क्या होता है। ये यहां पर क्या है, एक फिक्स्ड कोर है, आयरन का कोर है, मतलब एल्यूमिनियम का जो कवर है उसके अंदर आयरन का कोर रखा हुआ है,
और इसके चारों तरफ ये देखो, ये आपको दिख रही है ना ऐसे रेक्टेंगुलर, ये कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल को अपने फास्फर ब्रॉन्ज के वायर के थ्रू एक पार्ट यहाँ पे उसका कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ एक स्प्रिंग लगा होता है और दूसरा पार्ट नीचे, और यहाँ पर दो टर्मिनल लगे होते हैं, टर्मिनल से कनेक्टेड होती हैं। अब देखो इस पर क्या होता है, जो ये वायर होती है ना, इसके ऊपर एक ऐसे मिरर लगा होता है, और ये जो मिरर होता है इसकी खासियत ये होती है कि वायर जैसे हिलती है ना, ये साथ में हिलता है उसके वायर के। ठीक है, तो साथ में हिलेगा उसके, ये वाला जो मिरर होगा। तो अब ये मिरर साथ मिलता है, और यहां पर बिल्कुल इस मिरर के सामने एक स्केल लगा होता है, और ये ट्रांस ट्रांसलूसेंट स्केल होता है। ये ट्रांसलूसेंट स्केल मतलब कि यहां से जब लाइट आती है, मान लो यहां पर एक लैंप लगा होता है नीचे, आपको दिखा भी देता हूँ, ये लैंप लगा है, इस लैंप से लाइट चलती है, वो लाइट यहाँ पे मिरर पर पड़ती है, और ये मिरर से क्या होती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके लाइट कहां पर पहुंचती है, स्केल पर आ जाती है। तो ट्रांसलूसेंट जो स्केल होता है, इसका मतलब होता है कि जब ये लाइट यहाँ पर टकराती है ना, तो यहाँ पर एक स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो अपने को पता लग जाता है भी जो अपनी लाइट वेव थी ना, वो यहाँ पे क्या हुई है, टकराई है, आके स्पॉट उस पर बना है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आपकी कॉइल हिलेगी तो ये मिरर भी साथ में हिलेगा, तो आपकी क्या है, जो लाइट वेव है जो यहाँ से आ रही है, वो भी हिल जाएगी और वो किसी और जगह स्पॉट बनाएगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने निकालते हैं, और उससे क्या अपने डिफ्लेक्शन निकालते हैं भी, कितना डिफ्लेक्शन जो आपकी इस कॉइल में आया है, उसी से अपने निकालते हैं मेथड। तो ये लैंप स्केल मेथड समझ आ गया भी, लैंप से लाइट डाल के और स्केल पर उसका स्पॉट अपने इस पर अपने को मिलता है, तो इसको लैंप स्केल मेथड बोल देते हैं। समझ आई बात। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है कि लोअर टर्मिनल ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए स्क्रू T2 थ्रू ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है। टर्मिनल T1 एंड T2 आर कनेक्टेड टू द आउटर सर्किट, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर को आउटर सर्किट में कनेक्ट करने के लिए T1 और T2 टर्मिनल होते हैं। द कॉइल इज सिचुएटेड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स NS ऑफ हॉर्स शू टाइप। हॉर्स शू टाइप एक मैग्नेट होती है, आपने मैग्नेट देखी है क्या ऐसी, ऐसे। ठीक है, तो ये हॉर्स शू टाइप है, इसका एक साइड N होती है, एक S होती है, एक ही मैग्नेट से काम चल जाता है, बीच में यहाँ पे कॉइल लगा देते हैं अपने। समझ आई बात। तो हॉर्स शू टाइप, इट जस्ट इन जस्ट सेंटर ऑफ कॉइल देयर इज ए सिलेंड्रिकल कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, उसका वर्क इतना ही है भी, वो मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा इंक्रीज करता है। क्यों करता है वो 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपने। अब इसका आता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है कि व्हेन ए करंट फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर, ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेशन इन द कॉइल। भाई क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में तो कॉइल प्लेस की हुई है आपने ये वाली, तो अब इसमें जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स उस पर टॉर्क एक्ट करता है, और उस टॉर्क के इफेक्ट में ही वो कॉइल क्या होती है, रोटेट करती है, रोटेशन होता है उस कॉइल में। ड्यू टू दिस रोटेशन ए ट्विस्ट डेवलप इन वायर ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर में ट्विस्ट मतलब मोड़ मोड़ उत्पन्न होता है, जिसको अपने हिंदी में मोड़ बोल देते हैं, ट्विस्ट उत्पन्न होता है। एंड द स्प्रिंग एज वेल, और नीचे वाले स्प्रिंग में भी होता है। ठीक है, मोड़। तो ड्यू टू दिस ट्विस्ट एंड अनदर टॉर्क डेवलप्स ऑन इन द कॉइल विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी कि क्या होता है कि अब जब ऊपर वाली वायर घूम गई, नीचे वाला स्प्रिंग भी साथ में घूम गया, तो अब वो नीचे वाली स्प्रिंग और ऊपर वाली वायर दोबारा से जब वो रोटेट करती है कॉइल, तो उस कॉइल को दोबारा से उसी पोजीशन में लाने की ट्राई करते हैं। तो वहां पर अब क्या होता है कि जो आपने टॉर्क उस पर लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क उस पर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क वहां पर जनरेट हो जाता है। उस टॉर्क को ही अपने क्या बोल देते हैं, यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क बोल देते हैं। रिस्टोरिंग मतलब उसको रिस्टोर करने की ट्राई करता है, मतलब जो कॉइल है उसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने की ये ट्राई करता है। द रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग एंगल फाई या डिफ्लेक्शन। यानी जो ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है ना, ये क्या होता है कि जो ट्विस्टिंग एंगल है, ठीक है, जो एंगल, जिस एंगल से आपका क्या है, जो मिरर है वो रोटेट हुआ है, मान लो मिरर आपका ऐसे था, अब वायर घूम गई तो मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो जिस एंगल पे ये रोटेट हुआ है, इस एंगल को ही अपने क्या बोल देते हैं, ट्विस्टिंग एंगल या डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। मतलब डिफ्लेक्शन कितना हुआ, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क उस पर लगेगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना डिफ्लेक्शन, और उतना ही उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे आ गए यहाँ पर।
ठीक है, तो उसको आप समझ सकते हो जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन का। अभी एक्शन फोर्स आप लगाते हो, रिएक्शन अपने आप लगता है। ठीक है, वही चीज यहां पे है। टॉर्क एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक टॉर्क लगा, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में और उतना ही टॉर्क क्या हो गया, वहां पे जनरेट हो गया, जिसको अपने रिस्टोरिंग टॉर्क बोला। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये क्या होता है, टू आर, ये फाई के प्रोपोर्शनल होता है। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। तो फाई सॉरी टो आर इज इक्वल टू सी फाई। जब अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल लिखते हैं तो यहाँ पे अपने एक कांस्टेंट लगाते हैं। सी कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट या फिर कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर। जो सस्पेंशन वायर, जिस वायर से आपने फॉस्फर ब्रॉन्ज वाली वायर से लटका रखा है, उसका ये क्या है, ट्विस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर या सस्पेंशन वायर, जिस वायर से आपने लटकाया हुआ है उसका कांस्टेंट है ये। और ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है कांस्टेंट, ये भी अपने आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कल वाले टॉपिक में आएगा ये। तो यहां से अगर मैं सी की डेफिनेशन निकालनी चाहूँ तो वो टू आर अपॉन सी टू आर अपॉन फाइव आ जाएगा। अगर फाइव 1 रेडियन एंगल है तो सी इज इक्वल टू टू आर। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ यूनिट ट्विस्ट या 1 रेडियन डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन। तो ये डेफिनेशन बनाई हुई है, ये आपके देखो बुक में नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दी है। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन द कॉइल इज। अब जो टॉर्क आपने लगा रखा है उसको डिफ्लेक्शन टॉर्क बोल देते हैं, जो डिफ्लेक्शन जनरेट करता है। तो वो अपने को पता है एन आई ए बी साइन थीटा होता है। और इस कॉइल में, इन द कॉइल वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो होती है उसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। अभी अभी जस्ट इससे आगे आएगा, अभी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है आज ही पढ़ेंगे। ये देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आप एक बार इतना याद रख लो भी, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का लगाने का एक ही कारण होता है कि जो ये एन आई ए बी साइन थीटा, इसमें साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी जो टॉर्क डिफ्लेक्शन, टो डिफ्लेक्शन है, ये मैक्सिमम लगेगा। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए, थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री करने के लिए अपने क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, थीटा 90 डिग्री और टो क्या होता है, मैक्सिमम वर्क करता है, एन आई ए बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि द वैल्यू ऑफ अप्लाइड टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज ऑलवेज सेम। रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क की जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। अपने जब आपकी कॉइल मान लो रुकी हुई है, घूम के एक जगह रुक गई जाके, तो उस पोजीशन में क्या होता है, टू आर टो डिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो टू आर सी फाई है और टो डिफ्लेक्शन एन आई ए बी है। तो आई की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालू तो सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई आएगा। तो आई इज इक्वल टू के फाई आ जाएगा। के यहाँ पर क्या है, सी अपॉन एन ए बी है। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू फाइव, और के को अपने बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमेट्री या रिडक्शन फैक्टर इसको बोल देते हैं। ठीक है, के की वैल्यू को। और ये फॉर्मूला कल दोबारा काम आएगा, इसको याद रखना आप। और जो इसमें फॉर्मूले है ना बच्चों, वो इतने ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कैसे आया, कहाँ पे काम आया या और है। वैसे इसको डायरेक्ट आप पढ़ लो और याद कर लो, बस इतना ही काम करना है, ज्यादा इस पे माथा मारने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में माथा मारने वाली चीजें और भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको रिडक्शन फैक्टर बोल देते हैं। So in the presence of radial magnetic field, the deflection in galvanometer is always proportional to current। यानी कि जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है फाई, वो इसमें जो करंट फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब बात आती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू कीप द एरिया वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द कॉइल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेंड्रिकल पोल्स ऑफ मैग्नेट्स एंड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर आल्सो इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे अपने क्या है, कनकेव एक तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किस यूज में आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हाईएस्ट करता है। दूसरी चीज ये होती है कि ये हर टाइम क्या करता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखता है। अब कैसे, ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये गैल्वेनोमीटर की मान लो जैसे ऐसे दो मैग्नेट रखी है और बीच में आपने ऐसे कॉइल रख रखी है, तो उसको जब ऊपर से देखते हैं अपने, ऐसे ऊपर से देखने पर अपने को ऐसे दिखता है। तो ये कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा है, कॉइल इतनी है बस ऊपर जो लपेटी हुई है ये वाली कॉइल।
तो अब क्या होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है कि अगर अपने किसी भी पोजीशन में कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और जो कॉइल का ये वाला क्या है एरिया वेक्टर है, कॉइल के ये क्या होता है परपेंडिकुलर, इनके बिटवीन एंगल देखे तो वो हमेशा 90 डिग्री आएगा। अब मान लो आपकी जो कॉइल है वो इस पोजीशन में आ जाती है, यहां पर इस पोजीशन में ऐसे, तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे हो जाएगा और जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो अब क्या हो जाएगा ऐसे, तो फिर से 90 डिग्री। मतलब कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल रखने के काम आती है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे है, भी जो गैल्वेनोमीटर जो आप पढ़ रहे हो इसकी वर्किंग क्या है। टू फाइंड द डिफ्लेक्शन इज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर द लैंप स्केल अरेंजमेंट इज यूज्ड। लैंप स्केल मेथड आपको मैंने अभी बताया था। व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर देन दिस मिरर और मिरर देन द मिरर एट फास्फर ब्रॉन्ज वायर गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल फाई। जब आपकी कॉयल है उस कॉयल के ऊपर आपने फास्फर ब्रॉन्ज की वायर लगा रखी है और उस वायर के ऊपर मिरर लगा हुआ है, तो जब आपकी कॉयल रोटेट होगी तो वो मिरर भी तो रोटेट होगा। और वो मिरर कितना रोटेट होता है वो अपने क्या करते हैं कि जो लैंप स्केल मेथड है उससे फाइंड करते हैं और ये एंगल मान लो फाई आ जाता है। तो इन दिस केस द इंसिडेंट रे गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 2 फाई। तो इंसिडेंट रे होगी वो 2 फाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अब देखो कैसे, ये वाला डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, इसको बना लेना आप। देखो क्या होता है कि जब मान लो नेचुरल पोजीशन होती है मिरर की, ये मिरर आपका, ठीक है, नेचुरल पोजीशन है, तो यहाँ पे अगर लाइट रे आई है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में ये आई उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। अब क्या होता है कि जब आपकी कॉइल रोटेट होती है तो कॉइल के साथ मिरर भी रोटेट होता है, मान लो ऐसे हो गया, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन है ये कितना आ गया, मान लो फाई आ गया। पहले मिरर ऐसे था अब वो ऐसे हो गया, तो फाई डिफ्लेक्शन आ गया। तो इसके कहने का मतलब है भी जब या अब ये लाइट रे आएगी ना, तो इसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो 2 फाई आएगा। अब आप कहोगे कि सर 2 फाई क्यों आएगा, तो ये रूल होता है बच्चों, जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, वैसे रिफ्लेक्शन आपके इस बार नहीं है तो ये आप याद ही रख लो भी, अगर मान लो किसी सरफेस पे कोई लाइट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है किसी एंगल फाई पे, अब उस सरफेस को आप क्या है थीटा कोण उस पर क्या कर देते हो, ऊपर उठा देते हो, मतलब टेढ़ा कर देते हो उसको। तो जब अब उस पर लाइट रे आएगी तो वो 2 थीटा कोण से डिस्प्लेस हो जाएगी, 2 थीटा कोण से। ये रिफ्लेक्शन का रूल होता है, आप याद रख सकते हो उसे। तो ये 2 फाई एंगल से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब मान लो पहले लाइट रे यहां पर आ रही थी और अब यहां पे आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। और इन दोनों यानी कि जो आपके पास लाइट सोर्स वाला है और ये मिरर, इसके बिटवीन डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये वाली स्मॉल डी है। तो अगर इस ट्राइंगल में आप देखो तो ये वाला एंगल 2 फाई है, 2 फाई के सामने वाली साइड अब क्या होगी आपके पास परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी। तो अब यहां से tan 2 फाई की वैल्यू निकालूं तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आ जाएगा। और 2 फाई एंगल बहुत ही स्मॉल होता है, तो tan 2 फाई लगभग 2 फाई के बराबर, क्योंकि tan की स्मॉल वैल्यूज के लिए tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होते हैं। तो 2 फाई आपका स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आ गया, तो फाई की वैल्यू यहां से कैपिटल डी अपॉन सॉरी स्मॉल डी अपॉन 2 कैपिटल डी आ जाएगी। ठीक है, और जनरली अपने क्या करते हैं, डी अपने 1 मीटर रखते हैं, ये वाली डिस्टेंस है जो, यानी कि जो आपका स्केल है और जो मिरर है उसके बीच की सीधी डिस्टेंस है जो, उसको 1 मीटर रखते हैं। तो फाई इज इक्वल टू डी बाई 2 या फाई इज प्रोपोर्शनल टू डी। फाई डी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो डिस्टेंस, जितना स्केल आपका क्या हुआ डिस्टेंस उसमें डिस्प्लेस हुआ उसके प्रोपोर्शनल होता है ये वाला एंगल फाई। और ये आई के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि ऊपर आपने निकाला था ना आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। इसको देखो समझ लो, अगर नहीं समझ आया कैसे, कि मान लो ये वाली आपकी इनिशियल पोजीशन, अब ये स्केल और ये जो आपका क्या है मिरर है, इसके बिटवीन ये जो सीधी डिस्टेंस है ये तो डी आ गई। ठीक है, अब जब आपने क्या कर दिया कि थोड़ा सा जब आपका मिरर रोटेट हो गया, तो अब जो लाइट रे यहाँ पर ऐसे जाएगी वो अब क्या है ये वाले एंगल से यहाँ पर ऐसे जाएगी, मतलब ये वाला एंगल आपका 2 फाई है। और ये जो स्टार्टिंग में आ रही थी और जो अब जा रही है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास क्या है, स्मॉल डी है। तो इस 2 फाई के सामने वाला ये क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। तो इस डायग्राम से आप याद रख सकते हो, तभी मैंने डायग्राम इसमें ये डाला हुआ है। तो ये क्या है, इसकी वर्किंग होगी, इसमें 2 फाई एंगल से होता है और फिर उसके बाद फाई की वैल्यू अपने निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट पार्ट अपने कल करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू,
हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें बच्चों।